Hello students, welcome to English class by Vannemala. We'll continue with our chapter Indigo by Louis Fisher. Students, before we continue, let's recapitulate what we have read. अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो चंपारण के फार्मर्स थे, पेजेंट्स थे, उनके साथ बहुत इनजस्टिस होती थी. जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो उनको कंपेल करते थे इंडिगो ग्रो करने के लिए और सारी क्रॉप वो ले लेते थे. तो महात्मा गांधी उनका ये इशू रिज़ॉल्व करने चंपारण गए. वहाँ पे उनको रोका गया, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने उनको रोका और उन्होंने उनका कहना मानने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनको कोर्ट के समन भी इशू हो गए. तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो उनके अगेंस्ट केस किया गया वो ड्रॉप कर दिया, ख़त्म कर दिया गया. लेकिन इससे एक बात सामने आई कि जो ब्रिटिशर्स थे, जिनसे सभी इंडियंस स्पेशली गरीब किसान बहुत डरते थे, कोई उनके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाता था. आज गांधी जी की वजह से गरीब किसान उन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए थे. एक चिंगारी मानो जल उठी थी, विरोध की चिंगारी, कि अब हम अन्याय नहीं सहेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दिस. गांधी एंड द लॉयर्स now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. Grievances means परेशानी, दुख, मुसीबतें. Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Documents were collected. The whole area throbbed with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. In June, Gandhi was summoned to Sir Edward Gate, the Lieutenant Governor. अब देखिए, वो केस तो ड्रॉप हो गया, लेकिन गांधी जी वहीं रुके रहे. वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते रहे, फार्मर से मिलते रहे, उनकी दुख तकलीफ़ें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते रहे. उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी, प्रूफ्स इकट्ठा किए और हज़ारों की गिनती में जो फार्मर्स थे गांधी जी के पास आते थे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते थे. तो जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने बुलाया. बिफोर ही वेंट, ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न. अब देखिए, जब गांधी जी को उसने सर एडवर्ड गेट ने बुलाया तो उसको मिलने जाने से पहले गांधी जी अपने जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन सबसे मिले और उन्होंने एक प्लान बनाया कि मान लो अगर गांधी जी वापस नहीं आते, यानी कि अगर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वो लोग क्या करेंगे, कैसे आंदोलन करेंगे. तो ये सब प्लान उन्होंने पहले से बना लिया. गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. तो गांधी जी फिर लेफ्टिनेंट जनरल से मिले, उनके साथ उनकी 4 बहुत लंबी मीटिंग्स हुई, बहुत सारी डिस्कशन हुई और अल्टीमेटली जो गवर्नर था उसने एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी. उसने कहा कि ठीक है, ये जो इंडिगो फार्मर्स हैं, इनकी जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो इनकी सिचुएशन है, जो इनकी प्रॉब्लम है, उसकी इंक्वायरी की जाएगी. उसके लिए एक कमेटी बना दी गई. द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेजेंट्स. अब ये जो कमेटी बनाई गई इंक्वायरी के लिए, इसमें कौन मेंबर थे? ज़्यादातर तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ही थे और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और सिर्फ गांधी जी इकलौते ऐसे इंसान थे उसमें जो गरीब किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, गरीब किसानों को, पेजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्ट विजिट्स. अब गांधी जी तकरीबन 7 महीने चंपारण रहे इसी सिलसिले में, और उसके बाद भी वो चंपारण आते जाते रहे. द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पेजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज occupied almost a year of Gandhi's life.
देखिए ये इस जो विज़िट है ये इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। एक जो शुक्ला गरीब किसान था वो उनको लेने गया था वो, और शुरुआत में वो कुछ दिनों के लिए ही आए थे, लेकिन ये कुछ दिन तकरीबन 1 साल में बदल गए। तो 1 साल लगा उनको ये सब इश्यूज सॉल्व करने में। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence. Crushing mountain of evidence. Evidence means proof. Crushing mountain of evidence मतलब पहाड़ जैसा, मतलब बहुत सारे सबूत इकट्ठा हुए, right? The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. तो काफ़ी सारा एविडेंस इकट्ठा हो गया, और जब प्लांटर्स ने ये देखा भाई उनके साथ तो बहुत सारा एविडेंस है, अब वो बच नहीं सकते, तो वो किसानों का पैसा देने के लिए मान गए। पर उन्होंने गांधी जी से पूछा भाई कितना लौटाए, कितना पैसा लौटाए। उनको लग रहा था कि गांधी जी तो यही कहेंगे कि जितना भी तुमने उनसे लूटा है, जितना भी गलत तरीके से उनसे लूटा है किसानों से, वो सारा का सारा उनसे लौटाया जाए। ऑफ कोर्स सही भी ये होता। He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. एक ब्रिटिश मिशनरी थे जिनका नाम था J.Z. हॉज, वो भी ये सब घटनाक्रम होते हुए बड़े करीबी से, बड़े पास से देख रहे थे, उनकी नज़र इस घटनाक्रम पे थी। तो उन्होंने कहा कि जब लैंडलॉर्ड्स ने पूछा भाई कितना पैसा लौटाया जाए, तो गांधी जी ने कहा 50% लौटा दो। मतलब गांधी जी ने पूरा जितना किसानों से उन लैंडलॉर्ड्स ने पैसा लिया था उतना पूरा नहीं मांगा, सिर्फ उसका 50% वापस मांगा। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. तो अब जो उन प्लांटर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव गांधी को भेजा, मतलब नुमाइंदा भेजा, और इस ऑफ़र के साथ कि हम 25% रिटर्न कर देते हैं। हालांकि उनको लगता था कि गांधी जी के लिए कभी नहीं मानेंगे, पर अमेजमेंट मीन्स हैरानी, हैरानी की बात कि गांधी जी मान गए कि ठीक है 25% ही वापस कर दो। एंड दिस डेडलॉक एंडेड, ये जो गतिरोध पैदा हुआ था दोनों के बीच में वो ख़त्म हो गया। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन। तो कमीशन, जो इंक्वायरी कमीशन था, उसने इस सेटलमेंट को मान लिया कि इस पे मोहर लगा दी कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं वो किसानों का से जितना पैसा लिया है उसका 25% वो उनको लौटा देंगे। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट देन द फैक्ट that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. अब देखिए ये सवाल उठना तो वाजिब था कि भाई गांधी जी ने पूरा पैसा क्यों नहीं मांगा उनसे। तो गांधी जी एक्सप्लेन करते हैं कि जो पैसा था वापस हुआ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट क्या था कि लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको झुकना पड़ा, झुक के वो पैसा लौटाना पड़ा, और इसके साथ साथ जो उनका प्रेस्टीज था, उनका ईगो था, वो भी हर्ट हुआ, उनका सम्मान भी कम हुआ, क्योंकि उनको गरीब किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े, उनकी बात माननी पड़ी। अभी तक तो वो अपने आप को सब कुछ समझते थे, वो किसी की बात सुनते नहीं थे, जो मन में आया करते थे, लेकिन अब की बार उनको झुकना पड़ा और पैसा लौटाना पड़ा। ये जो उनका सम्मान कम हुआ ब्रिटिशर्स का, ये ज़्यादा ज़रूरी था, पैसे इतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lord above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders.
ही लर्नड करेज, इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। अभी तक तो क्या था, जो लैंडलॉर्ड्स थे वो अपने आप को लॉ कानून से भी ऊपर समझते थे कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ, जो गरीब किसान थे उनको लगा कि उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं और उनको भी डिफेंड करने वाला यानी कि हेल्प करने वाला कोई है, और इससे उनको करेज मिली, हिम्मत मिली, हौसला मिला। और इसके बाद जो घटनाएं हुई वो घटनाएं ये गांधी जी ने जो ये डिसीजन लिया था कि सिर्फ 25% ही चाहिए हमें, तो इसको जस्टिफाई करती हैं कि जो उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। क्या हुआ, लेट्स सी। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन मीन्स छोड़ देना, देयर स्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पेजेंट्स। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। तो कुछ सालों में क्या हुआ, जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन्होंने अपनी ज़मीनें छोड़ दी और वो ज़मीनें वापस गरीब किसानों को मिल गई, और जो ये इंडिगो कल्टीवेशन थी, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग थी, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई। Gandhi never contented himself with large political or economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. अब गांधी जी की कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एम्स या सॉल्यूशंस नहीं थे, वो रोज़मर्रा की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डील करना और उनको सॉल्व करना चाहते थे। उन्होंने आसपास चंपारण में देखा कि ये जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत बैकवर्ड है, इसके लिए बहुत कुछ, इसको ऊपर उठाने के लिए, इसकी प्रोग्रेस के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया, ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक टू यंग मैन who had just joined Gandhi as disciples, disciple means शिष्य, and their wives volunteered, volunteer means खुद स्वयं सेवा, अपनी मर्जी से कुछ करना, for the work। तो उन्होंने टीचर्स से अपील की, भाई टीचर्स चाहिए क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और चंपारण में कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं था लोगों के लिए, तो उन्होंने अपील की। तो तभी दो लोग, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, जिन्होंने अभी अभी गांधी जी के शिष्य बने थे, वो अपनी वाइफ्स के साथ आए और उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफ़र की कि हम यहाँ के लोगों को एजुकेट, यहाँ के बच्चों को एजुकेट करेंगे। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। इनके साथ साथ फिर जब ये बात फैली तो और बाकी जगहों से भी लोग हेल्प करने के लिए आए। Devdas, Gandhiji's youngest son, arrived from the ashram, so did Mrs. Gandhi. तो आश्रम से उनका, गांधी जी का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम देवदास था, वो भी आया और उनकी वाइफ, गांधी जी की वाइफ कस्तूरबाई भी आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल्स आर द स्कूल्स अप टू स्टैंडर्ड 5th। तो ये 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। जो कस्तूरबाई थी उन्होंने लोगों को अपनी साफ़ सफाई के बारे में सिखाया, अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, समाज की क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, मतलब कैसे हम अपने आप को, अपने आस पड़ोस को साफ़ रख सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में उनको सिखाया। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। अब देखिए, एजुकेशन के लिए तो गांधी जी ने थोड़ा काम किया, उन्होंने 6 प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए। अब जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम सामने थी, समस्या सामने थी, वो थी हेल्थ की। हेल्थ कंडीशंस बहुत बुरी थी, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, तो लोगों का इलाज नहीं होता। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। उन्होंने एक डॉक्टर से कांटेक्ट किया जिसने 6 महीने के लिए अपनी सेवाएं देने का वादा किया कि 6 महीने तक मैं मुफ्त लोगों की सेवा करूंगा, उनका इलाज करूंगा। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। अब उनके पास सिर्फ 3 ही मेडिसिन थी, एक कैस्टर ऑयल था, एक क्विनीन थी और सल्फर ऑइंटमेंट थी। अब एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, anybody with malaria fever received quinine plus castor oil,
एनीबडी विद स्किन एरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। जिसको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी तो उसको कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था, किसको मलेरिया बुखार होता था उसको क्विनीन और कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था, जिसकी कोई स्किन की प्रॉब्लम होती थी उसको ऑइंटमेंट मीन्स मलहम लगा दी जाती थी, साथ में कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। बस सिर्फ यही 3 मेडिसिन थी उनके पास। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ women's clothes. He asked Kasturbai to talk to them about it. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." तो गांधी जी ने एक चीज़ और नोटिस की, वहाँ की औरतें बहुत गंदी रहती थी, गंदे कपड़े पहने होते थे उन्होंने। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कस्तूरबाई से, भाई तुम इन औरतों से बात करो। तो एक औरत कस्तूरबाई को अपने घर अपनी झोंपड़ी में लेकर गई और उसको दिखाती कि देखो मेरी झोंपड़ी में कोई बॉक्स नहीं है, कोई अलमीरा नहीं है जहाँ पे मैं कपड़े रख सकूँ, और देखो ये जो साड़ी मैंने पहनी हुई है यही मेरे पास इकलौती साड़ी है, तो इसीलिए हम क्या करें, हम गंदे ही तो रहेंगे ना, एक ही बस जो पहना हुआ है वही है, इसके अलावा कोई और कपड़े ही नहीं है। कितने गरीब लोग थे ये। तो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones will begin to smell bad. अब देखिए गांधी जी साल भर से चंपारण में थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने आश्रम और वहाँ पे रहने वाले लोगों को वो भूल गए थे, वो उनके टच में भी रहे, रेगुलर उनको लेटर्स लिखते रहे, टेलीग्राम्स करते रहे, उनके टच में रहे, उनको आदेश देते रहे भाई कैसे अरेंजमेंट करना है, क्या करना है। इवन उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स भी चेक करते रहे, जो उनका खर्चा होता था, इनकम होती थी, वो सब उनका डिटेल वो चेक करते रहे। और यहाँ तक कि उन्होंने वहाँ के आश्रम के लोगों की इतनी चिंता थी, उनको यहाँ तक कि लिखा कि जो अब देखिए आजकल हर घर में टॉयलेट्स होती हैं, लेकिन तब ऐसे टॉयलेट्स नहीं थे, तो लोग बाहर खुले में जाते थे या बड़े बड़े ट्रेंचेस गड्ढे बना देते थे जहाँ पे दे यूज़ टू पास आउट देयर फेसेस। तो वो गड्ढे भर जाते थे तो स्मेल आती है ना, तो गांधी जी बोलते हैं अब पुराने गड्ढों को भरने का टाइम आ गया है, अब नए गड्ढे खोदने चाहिए, वरना वो वहाँ से बहुत स्मेल आने लगेगी और बीमारी भी फैलेगी। मतलब दिस शोज़ कि वो अपने आश्रम में रहने वालों लोगों के लिए भी उतने ही चिंतित थे, उतने ही वरिड थे। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that British could not order me about in my own country. अब देखिए वो गांधी जी कहते हैं कि जो चंपारण की घटना थी, जो चंपारण का इवेंट था, वो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से उनकी लाइफ बदल गई, उनकी सोच और जो उनका मोड ऑफ एक्शन था वो बदल गया। हालांकि वो कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने किया कोई बहुत बड़ी बात नहीं की थी, एक छोटी सी बात थी, आम बात थी। बस मैंने क्या किया, मैंने ब्रिटिश सरकार को ये जता दिया कि वो मेरे ही देश में मुझे हुक्म नहीं दे सकते, मेरे ही देश में मेरे साथ अन्याय नहीं कर सकते। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस, इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू alleviate the distress of large number of poor peasants. हालांकि जो चंपारण की घटना थी वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट कुछ करने की के लिए नहीं उसकी शुरुआत की गई थी, नहीं, बल्कि वो तो गरीब किसानों को उनकी प्रॉब्लम से निकालने के लिए उन्होंने किया था ये सब। This was the typical Gandhi pattern. His policies were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. यही गांधी जी के काम करने का तरीका था। जो भी वो करते थे, जो भी वो पॉलिसी बनाते थे, वो सब प्रैक्टिकल होता था, जो आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा होता था, उनकी हकीकत में जो उनकी प्रॉब्लम्स थी उन सब का सल्यूशन करने की कोशिश करते थे। वो हवाई बातें नहीं करते थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे। His was not a loyalty to abstractions. Abstractions means ideas.
इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस बड़े बड़े वादे कर देते हैं और ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे सपने दिखा देते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते थे। जो ग्राउंड रियलिटी होती थी, जो असलियत होती थी, जो लोगों की एक्चुअल में जो डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती थी, वो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। इन एवरीथिंग गांधी डिड, moreover he tried to mold a new free Indian who could stand on his feet and thus make India free। उनकी कोशिश, वो कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ऐसा लड़ाई नहीं कर रहे थे, बस वो क्या कर रहे थे, वो जो इंडियंस थे उनको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा रहे थे कि अगर इंडियंस अपने डर को भगा के अपने पैरों पे खड़े होंगे, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, खुद आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी तो वो आज़ाद हो पाएंगे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीयर Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands। अब जब ये चंपारण की घटनाक्रम हो रहा था तो उस समय एक अंग्रेज़ चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज़ था, वो महात्मा गांधी का शिष्य बन गया। अब वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में काम करता था। अब उसको उसकी ड्यूटी फिजी आइलैंड्स, किसी और देश में, फिजी में लग गई, तो उसको वहाँ जाना था। तो जाने से पहले वो गांधी जी से मिलने आया, उनको गुड बाय करने आया। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. Andrews was willing if Gandhi agreed, but Gandhi vehemently opposed। तो जब वो मिलने आया तो जो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स थे, वकील दोस्त थे, उन्होंने कहा कि ये जो एंड्रयूज़ है गांधी जी का शिष्य है और ऊपर से अंग्रेज़ भी है, तो अगर ये यहीं पर रुक जाए, चंपारण में ही रुक जाए और उनकी हेल्प करे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें एक ब्रिटिशर का साथ मिल जाएगा, उनको ऐसा लग रहा था। और वो जो एंड्रयूज़ था वो भी बोला कि ठीक है, अगर गांधी जी ऐसा कहेंगे तो मैं ऐसा ही करूँगा। बट गांधी जी इसके स्ट्रांगली अगेंस्ट थे, वेहमेंटली मीन्स स्ट्रांगली, उन्होंने इसको अपोज किया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? ही सेड, यू थिंक दैट दिस इज़ अनइक्वल fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart। अब गांधी जी बोले कि आपको क्या लगता है कि ये जो लड़ाई है दो बराबर के लोगों में नहीं है, ये अनइक्वल साइड्स हैं, मतलब एक तरफ अंग्रेज़ और एक तरफ गरीब किसान जो बेचारे गरीब है, मजबूर है। तो आपको लगता है कि ये बराबर की लड़ाई नहीं है, और अगर एक ब्रिटिशर हमारे साथ आ जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। पर इससे ये पता चलता है कि आप कितने कमज़ोर हो, आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। आप जिस कॉज के लिए, जिस वजह के लिए लड़ रहे हो वो सही है, आप किसी गलत वजह के लिए नहीं लड़ रहे, आप इंसाफ के लिए लड़ रहे हो, सही बात के लिए लड़ रहे हो। तो आपको किसी और पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी है। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज़ बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, एंड वी हैड नो रिप्लाई। तो गांधी जी कहते हैं कि तुम्हें किसी मिस्टर एंड्रू जो क्योंकि वो अंग्रेज़ हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश हैं, इसलिए तुम्हें उसकी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी हेल्प खुद करनी है, तुम्हें उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना। उस पर डिपेंडेंट रहकर तुम कभी खुद कुछ नहीं कर पाओगे। तो राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि शायद गांधी जी हमारे मन की बात समझ गए थे और उन्होंने हमें ऐसा कहा, और गांधी जी की इस बात का हमारे पास कोई उत्तर नहीं था। शायद वो ठीक ही कह रहे थे कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, किसी और के ऊपर हम निर्भर होकर अपनी लड़ाई को, अपनी जंग को जीत नहीं सकते। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस।
तो इस तरह से गांधी जी ने हमें एक सबक सिखाया, एक लेसन सिखाया सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भर, कि अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करिए, खुद ही अपनी जंग, अपनी लड़ाई खुद के बलबूते पर लड़िए, किसी और पर निर्भर नहीं रहिए, क्योंकि अगर हम किसी और पर निर्भर होंगे तो हमेशा किसी और पर निर्भर रहने की आदत पड़ जाएगी, हम कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे, कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, कभी भी अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पाएंगे। तो सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। ये जो सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर होना, देश की आज़ादी, और जो ये शेयर क्रॉपर्स की समस्याएं थी, सब आपस में जुड़ी हुई थी। जुड़ी कैसे थी कि जो शेयर क्रॉपर्स अगर आत्मनिर्भर होंगे, किसी और अंग्रेज़ के ऊपर या किसी और के ऊपर नहीं डिपेंड होंगे, अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, आत्मनिर्भर हो गए, तो ऐसे अगर सभी लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो हमारी इंडिपेंडेंस ज़्यादा दूर नहीं होगी, इंडिया की इंडिपेंडेंस ज़्यादा दूर नहीं होगी। तो ज़रूरत क्या थी इस समय? एक तो अपने मन से ब्रिटिशर्स के डर को निकालने की, और दूसरा आत्मनिर्भर होने की, अपनी हेल्प खुद करने की, ये ज़रूरत थी। और ये एक स्टेपिंग स्टोन था, एक शुरुआत थी हमारी आज़ादी की तरफ। सो स्टूडेंट्स, I hope you understood the chapter well. We'll meet soon in next video with another chapter. Till then, it's goodbye from me.